नमस्कार दोस्तों। तो आज ये हमारा टॉपिक जो है राजस्थान साहित्य का, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो पीछे वाली वीडियोस में आप सारी वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। अब दोस्तों मैं बता दूं, आज की जो वीडियो होने वाली है ये जो है राजस्थानी साहित्य के प्रकार के बारे में है। तो ये आज की वीडियो हो जाएगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे राजस्थानी साहित्य के महत्वपूर्ण साहित्यकारों के बारे में। तो ये सारी की सारी जितनी भी वीडियो है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो उसके लिए आपको तैयार होना है। और दूसरी चीज़, आपको ये जितनी भी वीडियो है ना पुरानी वाली, ये सारी वीडियो देखनी है, क्योंकि ये जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। जो मैंने लिखवाए हैं ना, उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं कि राजस्थानी साहित्य में विगत किसे कहते हैं। विगत, तो विगत के बारे में बात कर लेते हैं। वह साहित्यिक रचनाएं जिसमें तात्कालिक सामाजिक आर्थिक गतिविधियों की जानकारी दी जाए उसे विगत कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो है सामाजिक आर्थिक जो गतिविधियां हैं तात्कालिक, उनकी जानकारी दी जाती है। आगे चलो, अब हम इसके कुछ टाइप देख लेते हैं। तो जो है पहली है मारवाड़ परगना री विगत। मारवाड़ परगना री विगत। अब ये किसकी विगत है ये देखते हैं। इसके जो है रचयिता हैं मोहनोत नैन्सी। क्या नाम है? मोहनोत नैन्सी। इस ग्रंथ में 17वीं शताब्दी में मारवाड़ की जनगणना के आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, किस विगत में जनगणना के आंकड़े दिए जाते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो जनगणना के आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं इसमें। इस ग्रंथ को मारवाड़ का गजेटियर कहते हैं। भाई बहुत इंपॉर्टेंट, मारवाड़ का गजेटियर किस विगत को कहते हैं? मारवाड़ परगनारी विगत। चलो आगे चलते हैं, इसके बारे में और पढ़ते हैं। मोहम्मद नेडसी के इस ग्रंथ की तुलना अबुल फजल के ग्रंथ आयन अकबरी से की गई है। जो मोहम्मद नेडसी का जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ की जो है तुलना किससे की गई है? आयन अकबरी से। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। मुंशी देवी प्रसाद ने मोहम्मद नैन्सी को राजस्थान का अबुल फजल एवं जनगणना का जनक कहा है। जनगणना का जनक और राजस्थान का अबुल फजल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसके बारे में ज़रूर पढ़ लेना। नेक्स्ट दोस्तों, अब है वचनिका। अब वचनिका क्या होता है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। ये वीडियो थोड़ी छोटी होने वाली है, क्योंकि इसमें जो है ये टॉपिक बचा था थोड़ा सा, तो इसको आज हम कवर कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या है, राजस्थानी साहित्य के महत्वपूर्ण साहित्यकार पढ़ने वाले हैं। तो आपने अगर इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखे तो बहुत इम्पोर्टेंट है, उन वीडियोस को आप ज़रूर देखें। और जितनी भी सारी वीडियो पुरानी वाली हैं उनमें सब में ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियो नहीं है, तो आप आराम से देख सकते हैं। साहित्य की वह रचना है जिसमें तुकांत पाया जाता है एवं 8 या 18 मात्रा सिद्धांत का पालन होता है। 8 या 18 मात्रा का सिद्धांत पालन होता है। अब देखो इसके बारे में, तुकांत का मतलब क्या है। अब हमने पढ़ लिया तुकांत होता है। तुकांत का मतलब क्या है? तुकांत होता है प्रथम पंक्ति का अंतिम अक्षर एवं द्वितीय पंक्ति के अंतिम अक्षर की उच्चारण ध्वनि समान हो, वो तुकांत होता है। कहते हैं ना तुक बना के, तो ये तुकांत होता है। वचनिका लिखते समय केवल राजस्थानी शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। ये इसमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, केवल राजस्थानी शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। अगर आप तुकांत वचनिका लिख रहे हैं तो उसके लिए क्या होगा, आपको राजस्थानी शब्दों का ही प्रयोग करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अचलदास खींची री वचनिका। अब इसके बारे में हम बात करते हैं। अचलदास खींची री वचनिका, तो ये किसने लिखी? चारण शिवदास गांडड़
तो ये चारण जी ने लिखी, ये इम्पोर्टेंट है, थोड़ा इसको पॉइंट आउट कर लेना। राव रतन सिंह महेश दासौत बचनिका, ये एक दूसरी है जिसका नाम है राव रतन सिंह महेश दासौत बचनिका। ये कृपाराम और जग्गा खिड़िया इनने लिखी थी ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द्वावैत्व क्या बोलते हैं, द्वावैत्व किसे बोलते हैं? देखो ये थोड़ा सा नाम अलग है क्योंकि ये जो है अरबी फारसी शब्दों के संग्रह से रचित तुकांत है। अरबी फारसी शब्दों के संग्रह से रचित तुकांत है। इसमें रचने का दो जो रचनाएं हैं, मुंतखाब उल तवारीख, ये रचना है इसमें मुंतखाब उल तवारीख, जो कि अब्दुल कादिर बदायूनी की है, जिसने हल्दीघाटी युद्ध का सजीव वर्णन किया है। इसके अंदर हल्दीघाटी युद्ध का सजीव वर्णन। आगे दूसरी खजाइन उल फतह, खजाइन उल फतह, ये किसने लिखी है? अमीर खुसरो। अलाउद्दीन खिलजी की रणथंबोर विजय 1301 ईस्वी वाली का इसमें सजीव वर्णन किया गया है। खजाइन उल फतह, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इस पर थोड़ा टिक कर लेना, इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन में डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब आगे बात करते हैं, मरसिया क्या होता है या कुंडलिया। अब इसके बारे में बात करते हैं, मरसिया या कुंडलिया क्या होती हैं। तो वह साहित्यिक रचनाएं जो किसी शासक की मृत्यु के बाद उसकी वीरता, शौर्य, यश, कीर्ति इत्यादि का वर्णन करते हुए लिखी जाती है। क्या है? वीरता, शौर्य, यश और कीर्ति इत्यादि का वर्णन करते हुए लिखी जाती है, मृत्यु के उपरांत लिखी जाती है। तो इसका थोड़ा सा, ये जो है मृत्यु के उपरांत लिखी जाती है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। अब इसमें हम कुछ बात कर लेते हैं। इसमें पहली है कल्लाजी राय मलोत के मरसिये, कल्लाजी राय मलोत के मरसिये। अब इसके रचयिता हैं पृथ्वीराज राठौड़। कौन है? पृथ्वीराज राठौड़। यह राजस्थान के एकमात्र ऐसे मरसिये हैं जो जीवित में लिखे गए थे। ठीक है, कल्लाजी राय मलोत सिवाना के शासक थे जो 1589 अकबर की सेना के सेनापति, जोधपुर शासक मोटा राजा उदय सिंह के सामने वीरगति को प्राप्त हुए। ठीक है, आगे। अब रूपक क्या होते हैं? रूपक के बारे में जानकारी लेते हैं। अब हम रूपक के बारे में जानकारी लेते हैं। रूपक क्या होता है? किसी वंश अथवा किसी राजा की उपलब्धियों का वर्णन करने वाला ग्रंथ रूपक कहलाता है। क्या कहलाता है? रूपक। पहला है राजरूपक, जिसको वीर भाण रत्नु ने या चारण रत्न, जो कि जोधपुर शासक अभय सिंह के संबंधित है, वीर भाण या चारण रत्न ने लिखा राजरूपक। दूसरा है गजगुड़ रूपक, जो कि किसने लिखा? केशव दास गाणड़, जोधपुर महाराजा गज सिंह से संबंधित। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट ही है, इसके बारे में आजकल पूछ लेते हैं। आगे अब हम बात करते हैं बेली। क्या? बेली के बारे में बात करते हैं। बेली वह ग्रंथ जिसमें धार्मिक व ऐतिहासिक महापुरुषों के विवाह से संबंधित जानकारी मिलती है, बेली कहलाता है। जिसमें अब हम बात करें, पहली बेली है बेली किशन रुक्मणी री। बेली किशन रुक्मणी री, जिसकी रचयिता कौन है? पृथ्वीराज राठौड़, और ये उत्तरी मारवाड़ी में लिखित है। ये तो बहुत फेमस है भाई, इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट में लिखना। बेली किशन रुक्मणी री। इसके बारे में जान लेते हैं, बेली किशन रुक्मणी के बारे में। ये दुर्सा आड़ा ने इसे 5वां वेद एवं 19वां पुराण कहा है।
कर्नल जेम्स टॉड ने इस ग्रंथ को 10,000 घोड़ों का बल कहा है। अब देखो कितनी बड़ी बात कही गई है इसके बारे में, तो ये इम्पोर्टेंट है। इस ग्रंथ की रचना के कारण एल.पी. टेसीटोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोन कहा है। डिंगल का हेरोन किसे कहा है? पृथ्वीराज राठौड़ को। किसने? एल.पी. टेसीटोरी ने। दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश। ये सारे प्रकार हैं। ये है प्रकाश। किसी शासक की उपलब्धि विशेष, घटना विशेष पर लिखित ऐतिहासिक ग्रंथ। किस किस पर? उपलब्धि विशेष, घटना विशेष पर लिखित ऐतिहासिक ग्रंथ है। अब देखो इस पर इम्पोर्टेंट पहले से लगा है। राज प्रकाश किसने लिखा? किशोरदास जी। उसके बाद हम सूरज प्रकाश की बात है कवि कर्णीदान ने। उदय प्रकाश किसना सेढ़ायस जी ने। तो ये इम्पोर्टेंट है। आगे है जगत प्रकाश जो कि नेकराम ने लिखा। महाराणा जगत सिंह सेकंड से संबंधित है ये। आगे ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर पूछा जाता है कि राजस्थानी साहित्य में पवारा है तो पवारा क्या होता है? महापुरुषों की लोक गाथाएं। ये अलग से लिख लेना इम्पोर्टेंट करके। अब अगला जो है टाइप है वो है सखी। सखी क्या है? कवियों द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित ज्ञान एवं अनुभव का वर्णन दिया जाता है इसमें। कवियों द्वारा अपने जीवन में अर्जित ज्ञान एवं अनुभव का वर्णन दिया जाता है। तो अगला है श्लोका। श्लोका क्या है? साहित्य की वह रचना जिसमें धार्मिक उपदेशों से संबंधित जानकारी उपलब्ध होती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ तक पढ़ रहे हैं इसको, तो आप इससे पहले वाली वीडियो सारी की सारी ज़रूर देख लेना, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोस होने वाली हैं। तो उनको भी पढ़ लेना पहले से, उनको देख के उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना। आगे है पर्ची। अब पर्ची क्या है? संत महात्माओं की जीवनी के बारे में जानकारी, संत महात्माओं की जीवनी के बारे में जानकारी देने वाला ग्रंथ, उसको पर्ची कहते हैं। अगली है आड़ी या हाड़ी। राजस्थानी साहित्य में पहेलियों को क्या कहते हैं? आड़ी। पहेली जो होती है ना, पहेलियाँ, उनको आड़ी कहते हैं। नेक्स्ट, और ये आज की वीडियो का लास्ट, उसके बाद में आपको नया टॉपिक स्टार्ट करूँगा, है इसी से संबंधित रिलेटेड राजस्थानी साहित्य के महत्वपूर्ण साहित्यकारों के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो ये है झुल्ला। झुल्ला क्या होता है? राजस्थानी काव्य में मात्रिक छंद वाली रचना जिसमें वर्णिक छंद के अंत में यगड़ आता है। तो ये आज की थी टॉपिक, इसको अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद जो भी पुरानी जो है वीडियो है, उन पुरानी वीडियो को ज़रूर देख लेना, तभी ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। उम्मीद करता हूँ बहुत सारे लोग अच्छा कमेंट कर रहे हैं। अगर आपको भी अच्छी लग रही तो आप ज़रूर कमेंट जरूर करके जाएं एक। थैंक यू सो मच। अब आपसे मिलूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।